आपको दिस सिखा रहा था, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो, ठीक है। अब आज उसी दिस को हम कंटिन्यू करेंगे अच्छे से। सुनो, लास्ट क्लास में मैंने आपको दो स्पेशली रूल बताए थे कि आप ऑब्जेक्ट जावा की क्लास के किसी भी कोने से कहीं से भी अगर आप रीड करोगे तो ये हमेशा जाएगा हीप एरिया में। ऑब्जेक्ट जो कि एक बफर है, एक मेमोरी एरिया है, ये बेटे ना कभी ग्लोबल है, ना लोकल है, ना प्राइवेट है, ना पब्लिक है। बोलना ठीक। माइक ऑफ कैसे? चलो, पहला पॉइंट तो मैंने आपको ये बताया था कि क्लास के किसी भी कोने से, किसी भी मेथड में से, किसी भी कंस्ट्रक्टर के अंदर से अगर आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो हमेशा हीप एरिया में जाएगा। और जो लास्ट क्लास में मैंने दूसरा पॉइंट आप बच्चों को समझाया था, वो पॉइंट ये था कि आप जब भी ऑब्जेक्ट के डाटा मेंबर्स को यानी कि इंस्टेंस डाटा मेंबर को कहीं से भी एक्सेस करेंगे तो उसके पीछे रेफरेंस आईडी डॉट जरूर आएगा। ये दो रूल मैंने बताए थे आपको अच्छे से, ठीक। और साथ साथ मैंने आपको एक डेटा शेडोइंग का एग्जांपल भी दिया था। शेडोइंग कर दें तो भी हम इंस्टेंस डाटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं कुछ इस तरह से। हम अपना ऑब्जेक्ट उस फंक्शन में पास कर देंगे और फिर उसी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस कैच करके डॉट लगा के उसके डाटा मेंबर को एक्सेस किया जा सकता है। ये डायग्राम मैंने आपको कॉपी करा दिया था। अब आगे बढ़ते हैं, फिर से इसी एग्जांपल को लेते हैं। देखो बेटे, जैसे ही हम इस क्लास को चलाएंगे इसका मेन मेथड चलेगा और मेन के अंदर से एक टेम क्लास का ऑब्जेक्ट जो कि हीप पे बनेगा और उसमें पैदा होते ही एक्स में वैल्यू 10 आ जाएगी। और
और इसका रेफरेंस टी में आ गया। मतलब इस रेफरेंस से बेटे जब चाहूं मैं इस डब्बे पे जा सकता हूं, इसके अंदर की डाटा मेंबर्स की वैल्यू को एक्सेस कर सकता हूं। और मैंने आराम से टी डॉट एक्स किया और ये 10 प्रिंट भी हो गया। फिर मैंने चलाया टी डॉट शो, शो में 20 गया वाई में, तो ये प्रिंट हो गया और 10 यहां पर भी एक्स प्रिंट कराने से प्रिंट हो गया। अब मेरा क्वेश्चन ये है, मैंने आप लोगों को बड़े अच्छे से समझाया बेटे कि जब भी हम ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू यानी कि किसी भी इंस्टेंस डाटा मेंबर की वैल्यू कभी भी एक्सेस करेंगे तो वहां रेफरेंस आईडी डॉट होना चाहिए। तो मेरा ये रूल फिलहाल इस वाले फंक्शन में तो अच्छे से इंप्लीमेंट हुआ है। आप देख सकते हैं एसओपी में मैंने लिखा टी डॉट एक्स लिखा हुआ है इसके अंदर अच्छे से, फर्स्ट क्लास। तो ये तो यहाँ आ जाएगा, लेकिन यहाँ तो बिना किसी रेफरेंस आईडी डॉट के भी इस एक्स की वैल्यू प्रिंट हो रही है। तो ये फंक्शन यहाँ आ कैसे रहा है? मेन के अंदर तो इसका रेफरेंस है, मेन तो जब चाहे डॉट लगा के इसके डाटा मेंबर को एक्सेस कर सकता है, जबकि यहाँ तो मैंने कोई रेफरेंस आईडी डॉट लगाया ही नहीं और ये फिर भी एक्स इस डब्बे पे आ जाएगा, जबकि इस फंक्शन के अंदर आपको इस ऑब्जेक्ट का कहीं दूर दूर तक रेफरेंस नजर नहीं आ रहा। हाँ, इस फंक्शन में मेन में तो है बेटा, तो मेन तो यहाँ आ सकता है, जब चाहे इसके वैल्यू एक्सेस कर सकता है। आखिरकार शो कैसे इसके पास आ गया? मेरी बात समझ में आ रही है सबको अच्छे से? एक फंक्शन में मेरा रूल फॉलो हो रहा है और एक फंक्शन में मेरा रूल ब्रेक हो रहा है, क्योंकि दोनों से ही एक्स की वैल्यू प्रिंट हो रही है। एक में बकायदा रेफरेंस आईडी डॉट से हो रही है और एक में विदाउट रेफरेंस आईडी डॉट से। और विदाउट रेफरेंस आईडी डॉट तो फिर सवाल ही पैदा नहीं उठता। तो ये काम हो कैसे रहा है? तो ये काम ऐसे हो रहा है मेरे बच्चों, जो काम मैंने पिछले वाले प्रोग्राम में आपको एक्सप्लिसिटली करके दिखाया था, एक्चुअली में ये काम हर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंपाइलर खुद इम्प्लिसिटली करता है। आप जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट से किसी फंक्शन को एसोसिएट करते हो तो कंपाइलर उसका रेफरेंस ऑटोमेटिकली इसके अंदर पास कर देता है। जो मैंने यहाँ एक्सप्लिसिटली किया है, एक्चुअली में ये इम्प्लिसिट होता है और इंटरनल वर्किंग समझाने के लिए मैंने ये आपको एक्सप्लिसिटली पास करके दिखाया, जिससे आपको ये अच्छे से समझ में आए। सो हुआ क्या होगा यहाँ पर भी जब आपने टी डॉट शो किया बेटे, तो कंपाइलर ने ऑटोमेटिकली अपने आप जैसे हमने पास किया था ऐसे ही कंपाइलर ने भी किया इंटरनली। यहां पे वैल्यू भी दे दी और कॉमा टी इसके अंदर एज ए आर्गुमेंट पास भी कर दिया। ये देखो ठीक। और यहां पर अब जब कंपाइलर खुद पास करेगा तो कंपाइलर को कैच भी करना होगा, जैसे हमने भी कैच किया था एक रेफरेंस वेरिएबल जेड के अंदर। सिमिलरली कंपाइलर खुद कैच भी करता है। और वो भी टेम्प टाइप का वेरिएबल होना चाहिए। बस जिस वेरिएबल में कैच करता है उसी का नाम दिस होता है। और जब भी हम किसी इंस्टेंस फंक्शन के अंदर किसी भी इंस्टेंस डाटा मेंबर को एक्सेस करते हैं तो कंपाइलर उसके पीछे चोरी चोरी चुपके चुपके ऑटोमेटिकली बेटा दिस लगा देता है, दिस डॉट एक्स लाइक दिस। ये अपने आप होता है, ये आपको नहीं करना। ये बैकग्राउंड वर्किंग समझा रहा हूं कि जब आपने केवल टी डॉट शो लिखा था तो अपने आप कंपाइलर ने टी पास किया। मैंने पिछले प्रोग्राम में ये चीज एक्सप्लिसिटली करके दिखाई थी कि हम भी करते हैं, बट ये हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो सोचो, अगर कंपाइलर ये खुद इसका रेफरेंस इसमें पास नहीं करता तो जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते मेन में और उसके डाटा मेंबर्स को किसी फंक्शन में एक्सेस करना होता तो बार बार हमें ये एक्सप्लिसिटली पास करना पड़ जाता। बस हमारी इसी हैकटेक को कम करने के लिए, हमारी इसी प्रॉब्लम को कम करने के लिए इन्होंने दिस की खोज करी कि वरना हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं मेन के अंदर, उसके डाटा मेंबर एक्सेस करते हैं किसी अदर फंक्शन में, तो बार बार जैसे यहां मैंने एक्सप्लिसिटली पास किया है हमें बार बार पास करना पड़ जाता हर इंस्टेंस फंक्शन के अंदर। तो हमारी ईज के लिए, हम प्रोग्रामर की आसानी के लिए इन्होंने इम्प्लिसिटली से पास करा और खुद दिस में कैच करके और सारे इंस्टेंस डाटा मेंबर के पीछे बकायदा दिस लगा दिया। आगे ये चीज मैं अभी साबित भी करके दिखाऊंगा, अभी तो मैं समझा रहा हूं। तो ऐसे काम करता है। अब ऐसी बेटे मैं T1 से शो को एसोसिएट करूंगा तो अंदर T1 का रेफरेंस चला जाएगा जिसमें, तो अंदर शो में डाटा मेंबर किसके आ जाएंगे? T1 के यूज होना शुरू हो जाएंगे। और यही मैंने कहा था, जिस ऑब्जेक्ट के साथ आप फंक्शन को एसोसिएट करते हो उसी फंक्शन, उसी ऑब्जेक्ट के डाटा मेंबर फंक्शंस में यूज होना शुरू हो जाते हैं।
और वो होते क्या थे ऐसे, अब T1 से जोड़ूंगा तो दिस में रेफरेंस T1 का आ जाएगा, तो डाटा मेंबर T1 के T2 से एसोसिएट करूंगा तो दिस में रेफरेंस T2 का चला जाएगा, तो T2 के डाटा मेंबर। इसीलिए फंक्शंस को बार बार मेमोरी नहीं दी जाती, इसलिए हम कहते हैं कि दिस ऑलवेज पॉइंट्स टू अ करंट ऑब्जेक्ट। T2 से जोड़ोगे तो दिस में T2 का रेफरेंस, एंड इट इज ऑलवेज अ लोकल वेरिएबल। आप इसे कभी भी किसी स्टैटिक फंक्शन में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि स्टैटिक फंक्शन तो बिना ऑब्जेक्ट के चलेगा, जब ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं तो वो अंदर पास कैसे करेगा बेटे। इसलिए याद रखना, एक प्यारा सा रूल लिख लीजिए जल्दी से बेटे, दिस कैन नॉट बी यूज्ड इन एनी स्टैटिक फंक्शन, दिस कैन नॉट बी यूज्ड इन एनी स्टैटिक फंक्शन। दिस को आप कभी भी किसी भी स्टैटिक फंक्शन में यूज नहीं कर सकते। तो अब बात समझ में आई दिस कैसे काम करता है। तो हम प्रोग्रामर्स की ईज के लिए अब यही काम मैंने आपको एक्सप्लिसिटली करके भी दिखा दिया, ठीक, जिससे कि प्रॉब्लम ना हो। यही काम कंपाइलर इम्प्लिसिटली कर रहा है, आपको नहीं करना है। कंपाइलर खुद ही पास करेगा, खुद ही दिस में कैच करेगा। इसलिए ऑलवेज रिमेंबर दिस इज अ लोकल वेरिएबल एंड इट इज ओनली फाउंड इन अ इंस्टेंस फंक्शन। ये केवल आपको इंस्टेंस फंक्शन में ही मिलता है और बाय डिफॉल्ट इसके पीछे दिस लगा दिया जाता है। हाँ, लेकिन अगर आपने डेटा शेडोइंग कर दी तो दिस लगाना मैंडेटरी है। अगर आपने डेटा शेडोइंग नहीं करी है तो आप दिस लगा दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं लगाओगे तो कंपाइलर लगा देगा। अब आई हमारी बात समझ में सबको अच्छे से, ठीक है। लेकिन अगर शेडोइंग कर दी बेटे तो आपको दिस लगाना मैंडेटरी हो जाएगा। शेडोइंग मत करो तो कंपाइलर लगा देगा, चाहे तो आप लगा दो, बट ये है। अब देखो ना, अब इसके पास भी रेफरेंस आईडी आ गया तो ये भी इस रेफरेंस से इस डब्बे पे आएगा, वैल्यू एक्सेस कर लेगा। और अब ये भी कर सकता है, क्योंकि अब सेम रेफरेंस तो अब किसके पास आ चुका है, आपके पास सेम रेफरेंस यहां से टी से किसमें जा चुका है, दिस के अंदर जा चुका है। आगे नहीं आएगा सेम रेफरेंस यहाँ से दिस में, ये सब कंपाइलर ने इम्प्लिसिट किया। और जैसे आप दिस डॉट एक्स करते हो वो सीधा जाके यहाँ से इसकी वैल्यू को एक्सेस कर लेता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अब दोनों फंक्शन में रेफरेंस आ गया नहीं आ गया। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, जब भी कहीं पर भी बच्चों आप इंस्टेंस डाटा मेंबर यूज होते हुए देखो तो उसके पीछे रेफरेंस आईडी डॉट जरूर ढूंढो। बिना किसी रेफरेंस आईडी के आप कभी भी इंस्टेंस डाटा मेंबर को कहीं भी एक्सेस नहीं कर सकते। अब देखो मेरा रूल साबित हो गया, दोनों में, दोनों फंक्शन के अंदर वो इंस्टेंस डाटा मेंबर रेफरेंस आईडी डॉट से ही एक्सेस किया जा रहा है। तो आपको तो सिर्फ शो लिखना, इम्प्लिसिटली ये अपने आप इसे कॉल करके आपको दे देता है। अब आ गई हमारी बात समझ में कि दिस कैसे काम करता है। तो आप जिस भी इंस्टेंस फंक्शन को जिस भी ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट करते हो वो उसी का रेफरेंस उसमें एज ए आर्गुमेंट पास करके दिस में उसे कैच कर लेता है। ठीक, अब मैं आपको ये बकायदा साबित भी करके दिखाता हूं कि दिस इस फंक्शन के अंदर, इसके अंदर ये ऑब्जेक्ट पास भी होता है और दिस में कैच भी होता है। ये चीज मैं अब आपको करके अच्छे से समझाता हूँ, बकायदा दो एग्जाम्पल देके इसे साबित करूंगा कि ये चीज बैकग्राउंड में सच में हो रही है बेटा, जो मैं आपको अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। लेट्स सी, देखे कैसे साबित करता हूँ।
ये देखो, हमने पहली बार ऑब्जेक्ट बनाया मेन के अंदर, मेन से ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट आया हीप में, बट उसका रेफरेंस आ गया टी में। तो ऑब्जेक्ट बना मेन के अंदर से, तो रेफरेंस भी किसमें आया, मेन में। हमने इसे यहाँ प्रिंट करा दिया। रेफरेंस को आप जानते हैं, जब एक रेफरेंस आईडी को आप प्रिंट कराते हो तो क्लास का नाम, एट सिंबल और एक अल्फा न्यूमेरिक कोड आता है, ये मैंने आपको लिखवा हुआ है और वो बाकायदा प्रिंट हो गया। तो टी लोकल वेरिएबल है मेन का, ये कभी भी मेन के बाहर कहीं एक्सेस नहीं हो सकता। टी में एक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है जो प्रिंट हो गया। फिर हमने टी से शो चलाया, ये 20 वाई में आया और यहाँ हमने दिस प्रिंट कराया। तो हमने क्या नोटिस किया, जो वैल्यू यहाँ टी से प्रिंट हुई थी वही वैल्यू यहाँ दिस से प्रिंट हो गई। यार ये कैसे हो सकता है, टी की वैल्यू यहाँ दिस में कैसे पहुंच गई? आप प्रिंट कराएंगे, अभी मैं कराऊंगा प्रैक्टिकल, तो आप देखेंगे डिट्टो दोनों सेम वैल्यू, जबकि हमने टी किसी भी हालत में शो फंक्शन में नहीं पहुंचाया। तो आखिरकार टी की वैल्यू यहां आई तो आई कैसे? सोचने वाली बात है। जो वैल्यू टी प्रिंट कर रहा है, टी कहां पैदा हुआ, मेन में, हमने इसे सिर्फ मेन में यूज किया, हमने कहीं शो में टी को नहीं पहुंचाया, बट स्टिल टी वाली वैल्यू हमें यहां दिस में प्रिंट हो रही है। तो इसका मतलब है ये मेन फंक्शन से शो में टी की वैल्यू पहुंचाई गई होगी, और तो कोई रास्ता है नहीं। और किसी फंक्शन में कोई वैल्यू पहुंचाने का एक ही तरीका है, एज ए आर्गुमेंट, और कोई तरीका नहीं है। इसका मतलब ये टी कहीं ना कहीं शो फंक्शन में एज ए आर्गुमेंट ही पास हुआ है, और जिस वेरिएबल में हमें मिल रहा है इसका मतलब ये उसमें कैच हुआ है, इसका मतलब ये दिस में कैच हुआ है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्योंकि देखो हमने पहली बार ऑब्जेक्ट किसमें बनाया, मेन में, उसका पहली बार रेफरेंस किसमें आया, टी में, और हमने ये वाला रेफरेंस जो टी में था ये कहीं से कहीं तक की शो में नहीं पहुंचाया। तो आखिरकार जो वैल्यू टी से प्रिंट होती है वो दिस से कैसे प्रिंट हो गई भाई? सोचने वाली बात है। सेम वैल्यू है जो टी प्रिंट कर रहा है वही दिस, इसका मतलब टी वाली वैल्यू शो में पहुंचाई गई है और दिस में कैच की गई है, और किसी फंक्शन में पहुंचाने का एकमात्र तरीका एज ए आर्ग्यूमेंट, एज ए आर्ग्यूमेंट। अब आ गई हमारी बात समझ में सबको अच्छे से? इसका मतलब जो हम आपको समझा रहे हैं वो सही बता रहे हैं कि ये टी जैसी फंक्शन के साथ एसोसिएट होता है, इस टी को एज ए आर्गुमेंट इस फंक्शन में पास कर दिया जाता है, और फिर से दिस नाम के वेरिएबल में कैच, इसलिए ये दिस बनाया गया। जबकि सारी दुनिया में दिस ऐसे पढ़ाते हैं, क्लासेबल वेरिएबल लोकल वेरिएबल को सेम बना देंगे और कहेंगे क्लासेबल वेरिएबल को एक्सेस करना है तो दिस लगा दो। अरे नहीं भाई, इस पर्पस के लिए नहीं बनना था। हमने ऑब्जेक्ट बनाया था मेन में और उसके डाटा मेंबर यूज करना चाहते थे अदर फंक्शंस में। तो अगर अदर फंक्शन में अगर ये खुद नहीं इम्प्लिसिटली इसको पास करता तो हमें एक्सप्लिसिटली करना पड़ता, जैसा मैं अपने इस प्रोग्राम में शो कर चुका हूं, और ये हमारे लिए बहुत हैक्टिक हो जाता। क्लास में 50 फंक्शन है, 50 में इस ऑब्जेक्ट के डाटा मेंबर एक्सेस करने हैं, तो सब में एक्सप्लिसिटली हमें पास करना पड़ता। बस प्रोग्रामर की इसी प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए, उसकी ईज के लिए ये कॉन्सेप्ट बनाया गया है। तो इस मेरे एग्जांपल से साबित हो रहा है बड़े अच्छे से कि टी कहीं ना कहीं फंक्शन में एज ए आर्गुमेंट पास किया गया है, तभी टी वाली सेम वैल्यू हमें यहां दिस में मिल गई। और अब जेडीके 1.8 से ये साबित करना बहुत आसान कर दिया सन माइक्रोसिस्टम ने या ऑरेकल ने कि भैया टी इसके अंदर पास होता है और दिस में कैच होता है। जेडीके 1.8 से जावा ने हमें परमिशन दे दी, कहानी ही खत्म कर दी, सारा सस्पेंस ही हटा दिया जिसका, कि अब आप भी किसी भी इंस्टेंस फंक्शन में उसी क्लास का दिस नाम का वेरिएबल खुद भी डिफाइन कर सकते हो। लो जी, बाजी ही खत्म हो गई, कहानी ही खत्म हो गई सारी। लो, अब आप खुद ही पास कर रहे हैं। तो जावा कहता है कि जेडीके 8 से मैं परमिशन देता हूं, तू इंस्टेंस वेरिएबल के अंदर, इंस्टेंस फंक्शन के अंदर खुद भी दिस डिफाइन कर दे। अगर तू नहीं करेगा तो सेम लाइन ये मैं इंसर्ट करूंगा और ये प्रोग्राम अभी भी चल जाएगा। देखो यहाँ पे आपके देख सकते हो फॉर्मल आर्गुमेंट कितने हैं, 2, जबकि एक्चुअल कितना, 1, जबकि 2 जाना चाहिए तो दूसरा कौन पास कर रहा है? यहाँ पे कंपाइलर पास कर देता है और वो दिस में कैच कर लेता है, और फिर यहाँ पे हम जो भी डाटा मेंबर एक्सेस करते हैं उसके पीछे दिस लगा दिया जाता है। ठीक, तो जेडीके 1.8 से आप इंस्टेंस फंक्शन के अंदर दिस नाम का वेरिएबल खुद भी डिफाइन कर सकते थे। पहले ये सिर्फ इम्प्लिसिटली होता था, जो मैंने अभी से पिछले एग्जांपल में आपको पढ़ाया, लेकिन अब आप इसे खुद भी डिफाइन कर, जब खुद कर सकते हैं तो फिर समझ में ही आ गया। अगर ये लाइन आप लिखोगे तो ठीक, नहीं तो डिट्टो यही लाइन हर इंस्टेंस फंक्शन में कंपाइलर इंसर्ट कर देता है। तो अब तो बहुत आसान हो गया।
इसका मतलब ये टी इसके अंदर पास किया ही किया जाता होगा, क्योंकि यहाँ फॉर्मल 2 एक्चुअल 1 है, ये तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब यहाँ पे भी 2 ही पास किए गए, एक कंपाइलर ने दूसरा टी पास कर दिया गया, टी इसमें कैच हो गया, 20 इसमें, दैट्स इट। अब दिस लगा के आप खुद भी एक्सेस कर सकते हो। मत दो तो यही लाइन कौन इंसर्ट कर देगा? कंपाइलर इंसर्ट कर देगा। तो यही तो मैं समझा रहा था कि दिस हर एक इंस्टेंस फंक्शन के अंदर एज ए लोकल वेरिएबल जाता था। अब आप खुद भी पास कर सकते हो, तो आप कर दीजिए तो आपका वाला ठीक है, तो कंपाइलर नहीं पास करेगा। आप नहीं करोगे तो सेम चीज इज पास बाय द, फिर वो चीज कंपाइलर पास कर देता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जनाब, आ गई हमारी बात समझ में कैसे दिस। हाँ, बस एक रूल है, जब आप किसी भी फंक्शन के अंदर, इंस्टेंस फंक्शन के अंदर स्पेशली दिस एज ए आर्गुमेंट पास करेंगे, देन इट मस्ट बी द फर्स्ट आर्गुमेंट। आप देख सकते हो ये फर्स्ट होना चाहिए, तो लिख लो, इफ यू आर पासिंग this as a argument in any function, if you are passing this as a argument if you are passing this as a argument in any function, then it must be the first argument. Then it must be the first argument. ठीक, चलो अब ये दोनों मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी अच्छे से दिखा देता हूं। ये देखो, ये तो हमारा पहला वाला प्रोग्राम है। हम इस फंक्शन में, हमारी क्लास का नाम है माई दिस वन, और खुद ही इसके अंदर पास करेंगे, खुद ही कैच करके, जो हमने पहला लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था। ये देखो, हमने अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उसके अंदर गेट चला दिया अपनी क्लास का, उसके अंदर 20 पास कर दिया और ये रेफरेंस खुद भी पास कर दिया, और यही काम तो कंपाइलर करता है। अब ये एम्प्टी किस में आ जाएगा? जेड में, और जेड से डॉट लगा के मैं एक्स की वैल्यू एक्सेस कर सकता हूँ। तो एक 10 यहाँ से प्रिंट हो जाएगा अच्छे से, और एक 10 यहाँ से। ये हमने एक्सप्लिसिटली खुद पास किया, आपको ये समझाने के लिए कि डिट्टो यही काम कंपाइलर भी करता है, सिर्फ इसलिए ये एक्सप्लिसिटली पास करके मैं आपको दिखा रहा हूं। चलो जरा इसे रन करके दिखाते हैं हम आपको। ये 20y की वैल्यू 2 बार 10 आ गया, एक बार फंक्शन से और एक बार जो हमने एक्सप्रेशन। अब दूसरे प्रोग्राम में ये देखो, हम खुद दिस पास कर सकते हैं ना एज ए फर्स्ट आर्गुमेंट। पहले ये अलाउड नहीं था, ये जेडीके 8 से अलाउड हुआ बेटा। अब इससे तो समझना और भी आसान हो गया कि हाँ सच में इस फंक्शन में दिस पिछले वाले प्रोग्राम में कंपाइलर है। अब ये जरूरी नहीं कि आप पास करो या ना करो, ये देखो आपने पास किया ना, अभी भी इसमें दिस आया होगा बेटे, दिस तो आया ही आएगा, चाहे आप अपना पास करो या ना करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी भी कंपाइलर ने माई दिस करके दिस तो डिफाइन किया ही किया होगा। इंस्टेंस फंक्शन में दिस नाम का रेफरेंस वेरिएबल एज ए लोकल वेरिएबल आएगा ही आएगा, चाहे आप अपना पास करो या ना करो। आपने पास किया तो आप पास करो, आप कैच करो, और जो कंपाइलर ने पास किया होगा कंपाइलर खुद भी कैच करेगा। अभी भी इसमें माई दिस आया बेटा, अभी भी इसमें आया। ऐसा नहीं है कि आपने पास कर दिया तो कंपाइलर पास नहीं करेगा, नो, कंपाइलर तो करेगा ही करेगा, चाहे आप करो या ना करो। तो अब देखो हमने एक्सप्लिसिटली पास कर दिया दिस, बकायदा दिस प्रिंट करा रहे हैं, और हम यहाँ दिखा भी नहीं कि ये गेट फंक्शन के थ्रू प्रिंट हो रहा है, और दिस डॉट एक्स से शेडोइंग कर रखी है, तो ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। नॉर्मल एक्स देंगे तो ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अब यही लाइन अगर मैं हटा दूं तब भी चलेगा ये प्रोग्राम, क्योंकि तब ये डिट्टो लाइन कौन इंसर्ट कर देगा? कंपाइलर। ये देखो पहले मैं हटा के चलाता हूं, ये एक्स हट गया, ठीक है, और मैंने इसे सेव कर दिया। अब नीचे आए
मेन के अंदर ऑब्जेक्ट बनाया और इसे मेन को प्रिंट करा। आप देखेंगे जो वैल्यू यहाँ एम्प्टी से प्रिंट होगी वहीं गेट से, इसका मतलब ये एम इसमें कहीं ना कहीं एज ए आर्गुमेंट पास किया गया और दिस में कैच किया, और दिस अभी हम खुद डिफाइन नहीं कर रहे हैं। अब इसके अंदर कंपाइलर खुद यहीं पे वो लाइन इंसर्ट कर देगा जो मैंने अभी यहाँ से कट किया अपने आप, या तो आप कर दो नहीं तो कंपाइलर करेगा। ठीक, अभी भी ये चल जाएगा। देखो माइकस आगे दोनों में सेम वैल्यू, मेन से भी वही, गेट से भी वही, और प्रिंट हो गई। एक जो हमने पास की थी और एक जो हमारे क्लास लेवल पे डिफाइन की गई। क्लास लेवल वाली ये रही जो यहाँ दिस डॉट एक्स प्रिंट होगी, और हमने नीचे पास क्या किया था 300। अब अगर यही लाइन मैं इंसर्ट कर दूं तब भी चल जाएगा, कंट्रोल भी अब मैंने डिफाइन कर दिया। अब ये काम कंपाइलर नहीं करेगा, कुछ चेंज कर दे थोड़ा सा दोनों में, मैंने कहा ए आ जाना चाहिए साथ साथ। ठीक, अब आप भी पास कर सकते हो तब भी चल रहा है। सेव कर दिया मैंने अच्छे से और इसे रन करके आ गया। देखो सामने गेट से ए। अब दिस हमने पास किया और ये परमिशन हमें जेडीके 8 से मिली है। 7 तक सिर्फ इम्प्लिसिटली होता था, 8 से आप इस वेरिएबल को एक्सप्लिसिटली भी इंस्टेंस फंक्शन में एज ए फर्स्ट लाइन डिफाइन कर सकते हो। तो इसीलिए दिस बनाया गया था बेटे, और आपको हर इंस्टेंस फंक्शन में एज ए लोकल वेरिएबल मिलेगा, ये इंस्टेंस फंक्शन के बाहर नहीं मिलता आपको। ठीक, चलो दोनों प्रोग्राम जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट कंस्ट्रक्टर की। हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून सर। हो गया ये, कर दो क्लोज। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। बोलो भाई, आगे तो बोलो बेटा कुछ। सर मैं न्यू एडमिशन हूँ सर, आज मेरा फर्स्ट क्लास है। आज आपका फर्स्ट क्लास है? यस सर, वो मेरा एक फ्रेंड है यहाँ पर, आपसे पढ़ चुका है, पढ़ रहा है, मतलब अविनाश नाम है। विनाश, अच्छा बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है। उसने ही रेफरेंस दिया था सर। ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। तो इस बैच से यहाँ से कर लो, थोड़ा बहुत ऊप्स आता है। थोड़ा बहुत तो सर ऊप्स पढ़ा था, बट थोड़ा बहुत समझने में प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि जावा मेरा फर्स्ट टाइम है। कोई बात नहीं, अविनाश से बोल दूंगा, वो थोड़ा सा पीछे का तुम्हें बैकअप दे देगा, और जैसे मेरा नया बैच शुरू होगा मैं उसमें ही बैकअप दूंगा। सर कब तक स्टार्ट होने वाला है, कुछ आप बता सकते जुलाई हैं? में, जुलाई।
सर तो क्योंकि मेरा ट्रेनिंग जुलाई टू दिसंबर ही है, तो मैं जुलाई वाले बैच में स्टार्टिंग से ज्वाइन करता। हाँ तो उसमें भी कर लो जैसा तुम्हारा मन करे, तब तक यहाँ भी पढ़ते रहो, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, खाली तो है, कुछ तो समझ में आएगा, डबल डबल कर लेना, हाँ। कोई मना थोड़ा कर रहा है आपको बेटा। हाँ हाँ सर वो तो है। कब खाली से बैठे स्टार्ट? हो यहाँ से भी कर लो, अभी देखो नया टॉपिक शुरू होगा, समझ में आना शुरू हो जाएगा, अभी कंस्ट्रक्टर शुरू करता हूँ। ओके सर। थोड़ा सा उप्स तो पढ़ा होगा पहले बेटा। हाँ 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 वो पढ़ा है हाँ सर। तो बस फिर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पहले से नेगेटिव लेके चलोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ये हो ओके गया सर। थैंक यू सर। से हो जाएगा बेटा, क्यों टेंशन लेता है, और जब नया शुरू होगा वहां से भी कर लियो दोबारा, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। फिर भी सर कब से स्टार्ट होने वाला नया बैच? और दस भी मेरे तारीख के फ्रेंड। आसपास, 10 के आसपास। ओके सर, मेरे और भी फ्रेंड उन लोग को भी मैं बोल दूंगा। हाँ तो उनको भी ये वाला ज्वाइन करा लो, तब तक इसमें पढ़ते रहो, डबल डबल कर लेना, खाली तो बैठे हो घर पे कुछ कर सुना रहे हो। नहीं सर, वो लोग सब बोलते नहीं, नया बैच स्टार्ट होगा तभी करेंगे। बस डिले करना आता है, चलो मर्जी बेटा उनकी। ठीक तुम आराम ठीक। से करते रहो, तब तक तुम्हें और डबल डबल अच्छे से समझ में आ जाएगा, ओके सर थैंक यू सर। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है थैंक यू सर। चलो ओके। हेलो सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए। लीजिए साहब, हेलो कर सर। देते हैं। कर दिया बेटा, कर दिया। सर ऑफलाइन ट्रेनिंग कब से स्टार्ट कर रहे हैं? उसी ट्रेनिंग बेटा ऑफलाइन, यस सर। जब गवर्नमेंट परमिशन दे दे मेरे बच्चे। गवर्नमेंट का आज से ले लो, हम तो आज से आ जाएंगे, लेकिन बेटे फिर अभी आपके लिए भी रिस्क है और हमारे लिए, क्योंकि एक बैच में मेरे कम से कम 100 बच्चा बैठता है और बहुत पास पास, इट्स वेरी रिस्की, कौन कहाँ से आता है नोबडी नोस, इट्स वेरी रिस्की। और जरूरत क्या है बताओ, ऑफलाइन में और इसमें क्या फर्क है, सिर्फ मैं वहां दिखाई दूंगा, बाकी सब कुछ ऐसे ही मैं यहाँ चीख रहा हूँ, ऐसे ही मैं वहां चीखता हूँ, बस हाँ कि मेरी यहाँ शक्ल नहीं दिखाई देती आपको, बस दैट्स इट। टेक्नोलॉजी के हिसाब से बेटे अपने आप को चेंज करना सीखो, नहीं तो पीछे रह जाओ, माइंडसेट बदलो। वो ठीक है कि हम जो कंपैरिजन है फेस टू फेस का, वो कभी ऑनलाइन में नहीं आ सकता, लेकिन अगर वो है, अगर वो नहीं सर, आप 100% है। बोलते हैं तब भी दिखते हैं आप। हम्म, आप मैं बोलता बोलते हूँ, हैं यहाँ पे तब भी दिखते हैं। हाँ, देखते कैसे हैं? आपकी पिक देखा हूँ ना इसलिए। मेरी पिक देखे? अंतरात्मा से देखते सर। क्या तो रहा हूँ, हमें ना टेक्नोलॉजी के साथ चेंज करना चाहिए, और मुझे जो लगता है, पता नहीं अब मैं गलत भी हो सकता हूँ सही भी, मुझे लगता है ये ज्यादा बेटर है, क्योंकि आप बच्चे दूर दूर से पढ़ने आते हैं, यहाँ पे रहते भी हैं, किराया भी देते हैं, 4-4 5 महीने रहते हैं, एक कोर्स जो 15,000 का था
वो एक छोटे से बच्चे को 50-55 हजार का पड़ता है। और पेरेंट्स जहां तक फीस है वो तो जैसे तैसे निकाल लेते हैं। अब हर एक बच्चा, हर एक के पेरेंट्स तो अफोर्ड नहीं कर सकते ना कि वहां जाके 5-7 हजार का पीजी भी देना, फिर बाहर के खाने का खर्चा, फिर बच्चा बीमार होता है, उसे खाना समझ में नहीं आता, आधे बच्चे बीमार होते हैं। अब आपके घर में ही बैठ के पेरेंट्स के साथ अपना घर में 1.5 घंटा और फिर आने में टाइम, जाने का पैसा, जबकि क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं। एज इट इज मैं बिल्कुल पूरे जोश के साथ पढ़ाता हूँ, सब कुछ वही पढ़ाता हूँ, वही एग्जांपल्स भी देता हूँ। बस ये कि आप मेरे को और मेरे जेस्चर्स नहीं देख सकते, बस इतना फर्क। वही असाइनमेंट, वही सब कुछ। हेलो सर। हाँ जी बोलिए बेटा। सर सर अविनाश बता रहा था आपके बच्चे ऑस्ट्रेलिया और यूएस में पढ़ते हैं। मेरे बच्चे ऑस्ट्रेलिया और यूएसए में पढ़ते हैं। सारे बच्चे लिंक होके पढ़ते हैं, उसमें क्या है बेटा। उसी के बैच में एक बच्चा यूएस से पढ़ता है, मजहर। अभी तो कह रहा हूँ ना, अभी देखो इस ऑनलाइन का अगर हम टेक्नोलॉजी को जितनी जल्दी अडॉप्ट करेंगे, माइंडसेट चेंज करेंगे, उतनी जल्दी सक्सेसफुल होंगे। आज आपको पता है दुनिया में सिर्फ पैसा कमाने का, सिर्फ पूरे लॉकडाउन में पैसा किन्होंने कमाया, जिनका बिजनेस इंटरनेट पे कमाया, नहीं कमाया। इंटरनेट वाला कभी भूखा नहीं मरेगा। तभी तो आईटी बिल्कुल भी डाउन नहीं हुई, आईटी में सबको पूरी सैलरी मिली, वरना बाकी सब फील्ड में देखो सबने सैलरी काट ली। आईटी वाले अभी भी काम कर रहे हैं, उनके पास अभी भी काम आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंटरनेट पे ऑनलाइन सारे अमेजोन अब सब बिग बाजार वगैरह जो इतने बड़े शोरूम खोल के बैठे थे, बंद पड़े हैं। कल मेरे पास लाइफस्टाइल वाले से फोन आया, लाइफस्टाइल सुना होगा, इतना बड़ा शोरूम है मल्टी ब्रांड का। लाइफस्टाइल वाले वहां से फोन करते हैं, सर आप वीडियो कॉलिंग हम आपको करेंगे, आपको आइटम दिखाएंगे, आप पसंद करो और आपके घर छोड़ के जाएंगे। ये हालत हो गई है ऑनलाइन सब कुछ, क्योंकि अब कोई जाना ही नहीं पसंद करता। मूवीज देखो किस पे रिलीज होनी शुरू हो गई, सारी नेटफ्लिक्स पे आ गई मूवीज। यस सर। अब आने वाले 2 साल तक पिक्चर हॉल में कोई नहीं जाएगा। आप देखना जितने गेम्स हैं ये सब सड़क पे आ जाएंगे, आईपीएल वाले। अब कोई मैच देखने जाएगा लाखों पीपल में एक दूसरे के साथ, 2 साल तक कोई नहीं जानेगा। आईपीएल भी ऐसे ही करेंगे बिना किसी उसके ऑडियंस के, और उसमें मजा नहीं आएगा। तो सट्टे से कवर हो जाएगा सर सारा। तो सट्टा तो फिर आईपीएल वालों को थोड़ा सट्टा मिलता है, सट्टा तो हम तुम लगाते हैं, हमारा होता है। उनको तो एड से पैसा मिलता है, सारा स्पॉन्सरशिप से पैसा मिलता है। टीवी चैनल वालों को एड से मिलता है, टीवी चैनल वाले उनको पैसा देते हैं। सारा गेम तो ऐड का है। इसलिए जितनी जल्दी ऑनलाइन शिफ्ट हो गया उतनी जल्दी सक्सेस पाओ। अब आप फेस टू फेस इंटरव्यू का हो, मेरे बच्चों की लॉकडाउन में भी ज्वाइनिंग हुई है, ऑनलाइन ही इंटरव्यू हुआ, स्काइप पे इंटरव्यू हुआ, फेस टू फेस बढ़िया सा इंटरव्यू दिया, ऑनलाइन ज्वाइनिंग दे दी, घर बैठ के अपना काम कर रहे हैं बिहार से, और जॉब भी, पैसे भी कमा रहे हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, सारा काम ऑनलाइन आ गया। आप अपने पेरेंट्स से हो गया, कर दूं क्लोज बेटा इसे। चलो अब हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं अपना अच्छे से। ये भी ऊप्स का अनदर स्ट्रॉन्ग टॉपिक है जिसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब चलिए मैं आपसे जानना चाहूंगा सबसे पहले बेटे इस कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन 3 लाइनों को छोड़ के, क्योंकि अक्सर आपसे जब भी हम कंस्ट्रक्टर के बारे में बात करते हैं तो आप उसके बारे में हमें 3 लाइनें बताते हैं। पहला, इसका नाम क्लास के नाम पे होना चाहिए, आप सब बोलते हैं। दूसरा, इसका रिटर्न टाइप नहीं होता, ये भी आप बोलते हैं। और तीसरा, आप इसे एक्सप्लिसिटली कॉल नहीं कर सकते। सो ये तीनों लाइनें इसकी डेफिनेशन में नहीं आती, ठीक। ये इसके तीनों हाउ में आती हैं। आप जानते हैं जब भी मैं कोई टॉपिक पढ़ाता हूं तो बड़े अच्छे से उसे सामने लिखता हूं और फिर 2 प्यारी प्यारी लाइनें भी खींचता हूं, और जब तक मैं इस टॉपिक के बारे में ये दोनों चीजें डिस्कस नहीं कर लेता तब तक हम टॉपिक नहीं छोड़ते। पहला, व्हाई। ये कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्यों आया, ऊप्स के अंदर ये क्यों बनाया, और फिर इसे इंप्लीमेंट करते हैं तो कैसे। तो जब हम इंप्लीमेंटेशन की बातें करते हैं ना कि भाई कंस्ट्रक्टर बनाते कैसे हैं, तब आप ये 3 रूल बनाइए कि इसका नाम क्लास के नाम पे रखते हैं, इसका रिटर्न टाइप नहीं देते, आप इसे एक्सप्लिसिटली कॉल नहीं कर सकते। तो ये तीनों चीजें हाउ में आती हैं बेटे, डेफिनेशन में नहीं आती हैं।
और मुझे इन तीनों में भी क्यों चाहिए मेरे बच्चों, मुझे हाउ उसमें भी क्यों चाहिए, भाई इसका नाम मैं क्लास के नाम पे क्यों रखूं, मैं इसका सिर्फ इससे कोई वैल्यू रिटर्न क्यों नहीं करा सकता, मैं इससे जगह जगह एक्सप्लिसिटली कॉल क्यों नहीं कर सकता, मैं उन तीनों में भी क्यों ढूंढूंगा। तो इसलिए जब भी आपसे कोई कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन पूछे बेटा, तो ये तीनों नहीं बताने चाहिए, ये कंस्ट्रक्टर के इम्प्लीमेंटेशन के रूल हैं, कॉन्सेप्ट नहीं है बेटे। और हम पहले आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं और फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हम आपको सिखाते हैं। तो पहले मुझे इसकी डेफिनेशन चाहिए, क्यों आया ये कॉन्सेप्ट, क्या है, इससे हमें क्या फायदे होते हैं बेटा। चलिए लिखिए, मैं लिखवाता हूं और फिर इस टॉपिक की नीड पैदा करूंगा कि ये टॉपिक उप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आया तो क्यों आया। पहले इसकी प्यारी सी एक छोटी सी डेफिनेशन लिखिए। कंस्ट्रक्टर्स आर द स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास constructors are the special member function of a class which are used to initialize an object. Constructors are the special member function of a class which are used to initialize an object. ठीक, हमने कहा जो कंस्ट्रक्टर होते हैं बेटे वो क्लास के स्पेशल मेंबर फंक्शन होते हैं मेंबर है मगर स्पेशल वाले, जिसे मैं आगे बड़े अच्छे से समझाऊंगा बेटे। तो हमने कहा कंस्ट्रक्टर्स आर द स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास विच आर यूज्ड टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट। कंस्ट्रक्टर हमारी क्लास के एक स्पेशल मेंबर फंक्शन होते हैं बेटा, जिनका काम होता है ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना। ठीक है, जिनका काम होता है ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना। अब हम क्वेश्चन थोड़ा सा और पीछे जाके पढ़ाएंगे, डेफिनेशन तो हमने बता दी। अब ये क्वेश्चन ये आता है कि हम ऑब्जेक्ट को भी इनिशियलाइज करते हैं तो क्यों करते हैं। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ होगा, देखो हम आपको कुछ ऐसे पढ़ाएंगे बेटे इससे कि रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बनाते वक्त कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आई होगी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बनाते वक्त ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो उन्होंने कहा यार इसका सॉल्यूशन है अगर हम किसी तरीके से ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर दें, ठीक है, तो हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और फिर देखा यार ऑब्जेक्ट, चलो भाई ऑब्जेक्ट के इनिशियलाइजेशन से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, तब ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करें तो कैसे, तो उसके लिए उन्होंने बनाया कॉन्सेप्ट कॉल्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब जब वो कंस्ट्रक्टर को बनाने गए, उसको इंप्लीमेंट करने गए और तब कहीं जाके उन्हें वो 3 रूल बनाने पड़ गए। ठीक है, 3 रूल्स। कौन कौन से, इसका नाम क्लास के नाम पे रखो, इसका रिटर्न टाइप मत दो और आप इसे एक्सप्लिसिटली कॉल नहीं कर सकते। तो अगर मैं आपको यहां से पहली पोजीशन से प्रॉब्लम से सारी चीज समझाऊंगा तो आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक कि भाई ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई थी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बनाते वक्त जो जिसका सॉल्यूशन निकाला उन्होंने कि अगर ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर दिया जाए तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। फिर आया यार ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करें तो कैसे करें, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट बना दिया कंस्ट्रक्टर। और जब कंस्ट्रक्टर को एक्चुअली में इंप्लीमेंट करने गए तो फिर वो 3 रूल बनाने पड़ गए जो हमने अभी आपके साथ डिस्कस किए। तो हम इसको बिल्कुल प्रॉब्लम से जड़ों से उठा के लेके आएंगे। बट जो कंस्ट्रक्टर की पूरी कहानी है वो है ऑब्जेक्ट के इनिशियलाइजेशन की सारी।
तो पहले हम आपको पढ़ाएंगे ये ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन क्या होता है। बस ये समझ में आ गया तो प्रॉब्लम भी समझ में आ जाएगी लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे ये भी समझ में आ जाएगा कि इसको ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने का तरीका कंस्ट्रक्टर क्यों बनाए। तो कंस्ट्रक्टर की सारी कहानी जो घूमती है वो ऑब्जेक्ट के इनिशियलाइजेशन पे। इसलिए बेटे याद रखना, कभी मत ये बोलना कि कंस्ट्रक्टर्स आर यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। नहीं बेटे, कंस्ट्रक्टर कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं, ये ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं। इसका मतलब तो ये श्योर हो गया कि कंस्ट्रक्टर चलने से पहले ऑब्जेक्ट बन चुका होगा बेटे, तभी तो ये उसे इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने का काम करते हैं ना, तो ये तो 100% श्योर हो गया कि कंस्ट्रक्टर के चलने से पहले ऑब्जेक्ट बन चुका होगा, क्योंकि जब तक वो बनेगा नहीं तो ये उसे इनिशियलाइज करेंगे कैसे। जबकि अधिकतर लोग इसे ये कह के पढ़ाते हैं कि कंस्ट्रक्टर्स आर यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। नो, नेवर, कभी भी ऐसा नहीं होता बेटा, ऐसा कभी भी नहीं होता। मेक इट क्लियर। ठीक है, आती है हमारी बात समझ में सबको अच्छे से। चलो जरा, तो पहले बात करते हैं, हमें सबसे क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए ये ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन क्या होता है, इसको लेके बातें करते हैं। अब ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन में से भी हम ऑब्जेक्ट वर्ड हटा देते हैं और केवल वर्ड पिक कर लेते हैं इनिशियलाइजेशन। अब इनिशियलाइजेशन में से भी एक छोटा सा वर्ड बाहर निकाल लेते हैं, इनिशियल। इंग्लिश का वर्ड है, तो क्या आप में से कोई बच्चा मुझे इनिशियल वर्ड का इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से मीनिंग समझा सकता है बाय गिविंग सम रियल वर्ड एग्जांपल? बाय गिविंग सम रियल वर्ड एग्जांपल। इनिशियल स्टेजेस सर। एग्जांपल बेटा, किस चीज का? इनिशियल वर्ड इंग्लिश का वर्ड है। Like sir, ABCD is the initial phase of education. नहीं 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 बेटिया, ये तो नहीं बेटा, कुछ और सोचो बेटा। किसी भी डिजीज की सर इनिशियल स्टेज। इस चीज की? डिजीज की। हाँ, बीमारी की, ये मान सकते हैं। दैट इज द गुड एग्जांपल कि भाई ये कैंसर की इनिशियल स्टेज है। कोई भी बड़ी बीमारी अगर इनिशियल स्टेज में पकड़ी जाए तो उसे क्योर किया जा सकता है। चलो ये तो हम मान लेते हैं, गुड। और बताओ शाबाश। इनिशियल स्पीड ऑफ कार। इनिशियल स्पीड चलो मान लेते हैं, किसी भी चीज की इनिशियल स्पीड भी होती है, ये भी मान लेते हैं। और सोचो शाबाश। चलो, इनिशियल का मतलब होता है शुरुआती। हम ये कह सकते हैं इनिशियल पॉइंट ऑफ एनी रेस, बोल सकते हैं। मान लिया आपने बाइक खरीदी, ठीक है बेटा, उसका एक कलर था, फिर आपने बाइक को मॉडिफाई करा दिया, उसमें नया कलर करा लिया। अब वो जो नया वाला कलर था वो कहीं से थोड़ा सा हट गया और पुराना दिखने लगा, तो आप क्या बोलोगे? इट वॉज द इनिशियल कलर ऑफ माई बाइक। आपने घर खरीदा किसी बिल्डर से, कोई फ्लैट खरीदा बेटे, तो बिल्डर उसके अंदर कोई ना कोई आपको घर में पेंट करके जरूर देगा, व्हाइट वॉश कराएगा, लेकिन आपको कलर पसंद नहीं आया। तो जब आपने उसे खरीद लिया, अब तो ये आपका अपना हो गया। अब आपका अपना हो गया तो फिर तो आप इसमें जो मर्जी का चेंज करा दे, तो आपने उसको अपने पसंदीदा कलर से वापस व्हाइट वॉश करा लिया। अब पुराना वाला हट जाएगा तो आप क्या कहोगे? यार ये तो इनिशियल कलर था। या मैं कह सकता हूँ कि when I started teaching Java in 1996, जब मैंने पहला बैच जावा का पढ़ाया था 1996 में, then my initial salary was 3,000 rupees per month. in 1996 की मैं बात कर रहा हूँ, तुम में से शायद कुछ पैदा भी नहीं होंगे। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि वो मेरी इनिशियल सैलरी हो। ठीक है, अभी मत पूछ भाई, सुन के घबरा जाएगा तो रहने दे। ठीक है जनाब, तो फिलहाल हमने कहा कि इनिशियल सैलरी हो सकती है, किसी डिजीज का आपने बोला इनिशियल कलर हो सकता है, इनिशियल पॉइंट तो शुरुआती जिसे हम, ऐसे बहुत सारे हम एग्जांपल इनिशियल वर्ड के दे सकते हैं। अब इसमें मैं जोड़ूंगा जेशन और इसे बनाऊंगा इनिशियलाइजेशन, क्योंकि ये एक प्रोसेस हो जाएगा। इनिशियलाइजेशन क्या बन जाएगा? एक प्रोसेस। अब ध्यान से सुनना। मान लिया
एक बाइक एक ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल, और ये एक फैक्ट्री के अंदर बाइक बन रही है। तो बाइक एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को बनाते वक्त इसकी एक प्रॉपर्टी पैदा हुई और वो थी कलर। ध्यान से सुनना, वो थी कलर। तो कलर एक प्रॉपर्टी हो गई, बिल्कुल हो गई। अब बाइक बना दी गई और ये बाइक एज इट इज शोरूम पे भेज दी बेचने के लिए, मगर इसमें कोई कलर इसको पेंट नहीं किया। क्या कोई बाइक इसे खरीदेगा शोरूम में अगर इसका कोई कलर ना हो तो? बिल्कुल भी नहीं खरीदेगा। तो ध्यान से सुनो, होता क्या है रियल वर्ल्ड में, ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं बेटे, जब वो बनाए जा रहे होते हैं तो बनाते वक्त ही उनकी प्रॉपर्टी में हमें उसी वक्त कुछ वैल्यूज डालनी पड़ती है और वो वैल्यू डाल के ही उस प्रोडक्ट को फैक्ट्री से बाहर रिलीज करना होता है बेचने के लिए। क्योंकि अगर वो इनिशियल वैल्यू, अगर वो वैल्यू नहीं डालेंगे उस प्रॉपर्टी की, तो उस प्रोडक्ट का कोई यूजेज नहीं होगा, उसे कोई नहीं खरीदेगा। तो आई रिपीट, रियल वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, जब उन्हें बनाया जा रहा होता है तो उस ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज पैदा होती हैं और उनके पैदा होते ही हमें उसमें कुछ उस वक्त वैल्यू डालनी पड़ती है, क्योंकि वो प्रोडक्ट बिना उस वैल्यू के फैक्ट्री के बाहर निकाला नहीं जा सकता। तो वो जो वैल्यू हम डालते हैं ना, उसके पैदा होते वक्त ही उसकी प्रॉपर्टीज के अंदर, उसे हम उसकी इनिशियल वैल्यू कहते हैं। ठीक, और इनिशियल वैल्यू डालने के इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इनिशियलाइजेशन। ठीक, तो अगर हम इसकी रियल वर्ल्ड में डेफिनेशन कहें तो कहेंगे पुटिंग द वैल्यूज इनटू द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हाइल क्रिएटिंग इट। याद रखना, व्हाइल, नॉट आफ्टर क्रिएटिंग इट। एक ऑब्जेक्ट के रियल वर्ल्ड के कोई भी ऑब्जेक्ट हो, फैन वैन, पंखा वंखा, घड़ी वड़ी, कुछ भी, नो, आफ्टर क्रिएटिंग का मतलब है उस ऑब्जेक्ट में मॉडिफिकेशन करना। मॉडिफिकेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बात कर रहा हूं इनिशियलाइजेशन की, कि किसी चीज के पैदा करते वक्त ही उसके अंदर कुछ वैल्यू डालना। और चीज क्या होगी? कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी कोई ना कोई प्रॉपर्टीज होगी। तो रियल वर्ल्ड में ऐसे हजारों ऑब्जेक्ट हैं बेटे, जिनको बनाते वक्त ही उनकी प्रॉपर्टीज में हमें कुछ वैल्यूज डाल के ही उन्हें दुनिया के यूज के लिए देना पड़ता है। जब तक उनमें हम कुछ वैल्यू नहीं डालेंगे तब तक दुनिया उस ऑब्जेक्ट को, रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट को यूज नहीं कर पाएगी। तो वो जो वैल्यूज होती हैं उन्हें हम कहते हैं इनिशियल वैल्यू व्हाइल मेकिंग एन ऑब्जेक्ट। और ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? इनिशियलाइजेशन। तो ये तो मैंने रियल वर्ल्ड की डेफिनेशन बताई, ठीक है। अभी टेक्निकल नहीं बताई, अभी उप्स वाली नहीं आई है, तो रियल वर्ल्ड में जाके मैंने आपके साथ डिस्कशन करना शुरू किया। और आप जानते हैं ऐसे और ऑलमोस्ट दुनिया का जितना भी ऑब्जेक्ट बनते हैं फैक्ट्री में, उनके साथ कलर, हाइट, वेट, उनकी बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं बेटे, जिनमें कुछ वैल्यू डाल के ही उन्हें एंड कस्टमर के लिए रिलीज किया जाता है। अदरवाइज उनका कोई वजूद ही नहीं होगा। कभी भी कोई बाइक शोरूम पे बिकने नहीं आएगी बेटे जिसका कोई कलर ना हो, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। ठीक है साहब, अभी मैं लिखवाऊंगा, रुक जाओ, पहले टेक्निकली और समझा दूं। अब मान लिया बेटे, वो जो बाइक बनाने वाली फैक्ट्री थी उसने आपको पकड़ा और आपसे कहा, यार हमारी फैक्ट्री में जितनी भी बाइक बनती हैं इनको मैनेज करने वाला आप एक सॉफ्टवेयर बना दो। मेरी बात समझ में आ गई? फैक्ट्री हो गई, उसके अंदर बाइक्स बन रही हैं और नो डाउट उन बाइक को मैनेज करने का सॉफ्टवेयर भी जरूरत, कितनी बनी, क्या था, कौन सी कहानी, किस शोरूम के पास गई, कितनी बिकी, वगैरह वगैरह, किसमें फॉल्ट आए, सारी डिटेल होती होगी भाई फैक्ट्री के अंदर। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि डिटेल ना हो, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है जनाब, आती है मेरी बात समझ में सबको अच्छे से? तो आई रिपीट, मान लिया इस फैक्ट्री बनाने वालों ने, जो फैक्ट्री चल रही है बाइक की, उन्होंने आपको अप्रोच किया एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर और आपसे कह रहे हैं कि प्लीज यार हमारे जो पूरी बाइक में फैक्ट्री वगैरह, बाइक के अंदर जो फैक्ट्री के अंदर जो बाइक वगैरह बनती हैं, प्लीज इनको मैनेज करने का एक सॉफ्टवेयर बना दीजिए। चलो गुड। तो अब आप क्या करोगे? बाइक एक रियल वर्ल्ड का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट किससे रिप्रेजेंट होता है? क्लास से। क्लास डिजाइनिंग मैंने आपको सिखाई थी बेटे, तो आप बनाओगे एक क्लास बाइक, बनाओगे ना? बिल्कुल बनाओगे, ध्यान से सुनना। अब इसके अंदर आप अपने क्लाइंट से पूछोगे, सर बाइक की क्या क्या इंफॉर्मेशन आप चाहेंगे हमारे सॉफ्टवेयर से? तो कहेगा हम चाहते हैं, हम जब भी चाहें, जिस मर्जी चाहें बाइक का कलर देख सके, हाइट, वेट, इंजन नंबर वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये सब क्या जाएंगे क्लास के अंदर? एज ए डाटा मेंबर जाएंगे। मेरी बात समझ में आ गई? चलो गुड। अब ध्यान से सुनना,
जब भी इस बाइक क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो फैक्ट्री की किसी ना किसी बाइक को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, हाँ या ना? बिल्कुल। तो अब आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो बाइक B1 न्यू बाइक करके, बाइक B1 न्यू बाइक करके आपने इसका ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बनते इसकी प्रॉपर्टीज पैदा हो गई, हाइट, विड्थ, कलर। अब ये जो B1 बना है ये फैक्ट्री की किसी ना किसी बाइक को रिप्रेजेंट कर रहा था, क्योंकि इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बोले तो फैक्ट्री की एक बाइक को रिप्रेजेंट करेगा, इस क्लास के दो ऑब्जेक्ट बोले तो फैक्ट्री की दो बाइक को। और जब आप उसका कलर प्रिंट कराते हैं तो ब्लैंक, इसका मतलब तो फैक्ट्री में एक ऐसी बाइक हो गई जिसमें कोई कलर नहीं है। ये तो मामला गड़बड़ है, ऐसा तो फैक्ट्री में कोई बाइक ही नहीं हो सकती। इसका मतलब ये हुआ जब हम इस बाइक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे न्यू ऑपरेटर से तो इसके डाटा मेंबर पैदा होंगे, और डाटा मेंबर पैदा होते ही उस जिस बाइक को ये रिप्रेजेंट कर रहा है उसका जो भी कलर हो वो कलर प्रॉपर्टी में आ जाए, तब कहीं जाके इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस हमारे हाथों में पहुंचे B1 में। इससे पहले कि बाइक क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस B1 में आए इसकी कलर प्रॉपर्टी में कोई ना कोई वैल्यू आ जानी चाहिए, क्योंकि अगर ये हमारे पास आ गया तो ये बाइक को किसी ना किसी फैक्ट्री की बाइक को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और B1 पे हम कलर प्रिंट कराएंगे तो ब्लैंक। इसका मतलब ये हुआ कि फैक्ट्री में एक ऐसी बाइक बनी जिसका कोई कलर नहीं था, वो तो हो ही नहीं सकता ना। तो हमें क्या जरूरत पड़ रही है कि ऑब्जेक्ट के बनते ही उसके डाटा मेंबर में कुछ वैल्यू डालने की, इससे पहले कि इसका रेफरेंस पहली बार रेफरेंस वेरिएबल में जाए, ठीक, जिससे कि पहली बार जब ये एंड यूजर के पास जाए ऑब्जेक्ट यूज होने तो उसके कलर में वो वैल्यू आ जानी चाहिए जो एक्चुअली उस बाइक का कलर था। यानी कि ऑब्जेक्ट के पैदा होते ही व्हाइल क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट हमें उसकी इस कलर नाम के डाटा मेंबर में वैल्यू डालनी पड़ेगी। जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया रियल वर्ल्ड में, रियल वर्ल्ड के अंदर भी फैक्ट्री के अंदर जैसी बाइक बन गई होगी, बाइक बनते वक्त ही उसमें कलर डालना पड़ेगा उसकी कलर नाम की प्रॉपर्टी में, ना कि उसे बाहर निकाल के शोरूम में। ना, फिर तो वो मॉडिफिकेशन है, फिर तो वो आपके पास आ गई, आप उसे अपने हिसाब से जैसे मर्जी चाहे मॉडिफाई कर सकते हैं, इट्स योर बाइक राइट नाउ। तो इसका मतलब हमें रियल वर्ल्ड में ऐसे हजारों प्रोडक्ट को ऑब्जेक्ट को मैनेज करने के सॉफ्टवेयर बनाने पड़ते हैं जिनके बनते ही उनकी प्रॉपर्टीज में कुछ ना कुछ वैल्यू डालनी ही पड़ेगी। जब रियल वर्ल्ड में डालनी पड़ती है तो उसी ऑब्जेक्ट को मैनेज करने का अगर सॉफ्टवेयर बनेगा तो जैसी जिस क्लास के थ्रू उस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हो, जैसी उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनते ही हमें उसकी प्रॉपर्टी में वो वैल्यू चाहिए, वो ब्लैंक नहीं आनी। B1 में रेफरेंस आए उसके कलर में कोई ना कोई वैल्यू आ जानी चाहिए। तो जरूरत पड़ी ना ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने की, क्या करें, रियल लाइफ में भी करना पड़ता है। अगर इन्हीं सॉफ्टवेयर को मैनेज करने का, इन्हीं ऑब्जेक्ट को मैनेज करने का सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो वहां पर भी हमें ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने बाइक B1 न्यू बाइक करके ऑब्जेक्ट बना दिया और B1 में रेफरेंस आ गया और ये एक बाइक को रिप्रेजेंट कर रहा है शोरूम के, उसका कलर देखना चाहे तो कलर तो है ही नहीं उसके डाटा मेंबर में, ये कैसे हो सकता है? कोई बाइक बिना इनिशियल कलर के बाहर कैसे निकल सकती है? क्योंकि आपके पास जब बाइक क्लास का ऑब्जेक्ट आएगा तो वो शोरूम की किसी ना किसी बाइक को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, 100% रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब आगे कहानी समझ में, तो रियल वर्ल्ड में ऐसे हजारों ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको बनाते वक्त ही उनकी प्रॉपर्टीज में हमें कुछ वैल्यू डालनी होती है, और उन्हीं ऑब्जेक्ट को अगर मैनेज करने का हमें सॉफ्टवेयर बनाना पड़ जाए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, तो जब हम जिस क्लास से हम उन ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कराएंगे, जब भी उन क्लासेस के ऑब्जेक्ट बनेंगे तो हमें उनकी प्रॉपर्टी में, हमें भी ऑब्जेक्ट बनाते वक्त ही उनकी प्रॉपर्टी में वैल्यू डालनी पड़ेगी। और ऑब्जेक्ट बनते ही क्या पैदा होता है हमारी क्लास में? डाटा मेंबर्स, यानी कि उनके डाटा मेंबर्स में वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो इसकी टेक्निकल डेफिनेशन की बात करूं तो इनिशियलाइजेशन की, कि पुटिंग द वैल्यूज, ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन की बात कर रहा हूं, पुटिंग द वैल्यूज इनटू द डाटा मेंबर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हाइल क्रिएटिंग इट, नॉट आफ्टर, मेक इट क्लियर, व्हाइल क्रिएटिंग, नॉट आफ्टर क्रिएटिंग इट, ये भी याद रखना। ऑब्जेक्ट को व्हाइल, और रियल वर्ल्ड में जाके कहूं तो वहां प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, और आप जानते हैं प्रॉपर्टीज किससे रिप्रेजेंट होती हैं? वो हमेशा डाटा मेंबर्स से हो। गॉट इट? तो दोनों डेफिनेशन लिख लीजिए, रियल वर्ल्ड में भी ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन की और हमारे इस कंप्यूटर वर्ल्ड में भी ऑब्जेक्ट के इनिशियलाइजेशन की। तो ठीक, ऑब्जेक्ट के इनिशियलाइजेशन की अभी नीड पैदा करिए, अभी इसको इंप्लीमेंट करने वाला कंस्ट्रक्टर तो आना बाकी है, अभी मैं उस पर नहीं पहुंचा हूं, अभी तो सीधे बीच वाला हिस्सा आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हाँ भाई ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ प्रॉब्लम भी समझ में आ गई हमें, और ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन भी क्या करें, रियल वर्ल्ड में ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं बहुत सारे।
ठीक, तो लिखिए जरा इसकी डेफिनेशन जल्दी से, दोनों लिख लीजिए, एक रियल वर्ड वाली भी और एक कंप्यूटर वाली भी, ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन की। पहले रियल वर्ड में लिखिए कि पुटिंग द वैल्यूज इनटू द properties of an object putting the values into the properties of an object while creating it. While creating it. This process is known as object initialization. And these values are known as initial values. And these values are known as initial values. और अब इसकी कंप्यूटर्स में डेफिनेशन लिख लीजिए। लिखो, putting the values into the data members of an object putting the values into the data members of an object putting the values into the data members of an object while creating it. This process is known as object initialization. Then this process is known as object initialization, and those values are known as initial values. And those values are known as initial values. ठीक है साहब, और याद रखना ये जो ऑब्जेक्ट का इनिशियलाइजेशन है ये ऑब्जेक्ट की लाइफ साइकिल में सिर्फ एक ही बार होता है कि ऑब्जेक्ट एक ही बार तो पैदा होता है भाई। शाहरुख खान साहब कहते हैं हम एक ही बार पैदा होते हैं,
प्यार भी एक ही बार होता है, पर शादी वो 2 बार कर लेते हैं उसी चक्कर में। ठीक है साहब। तो ऑब्जेक्ट भी हम लाइफ में सिर्फ एक ही बार पैदा होता है, क्योंकि पैदा होते वक्त ही उसकी प्रॉपर्टी से वैल्यू डाल जा रही है, पैदा होने के बाद नहीं। इसलिए याद रखना, ऑब्जेक्ट का इनिशियलाइजेशन उसकी लाइफ साइकिल में सिर्फ एक ही बार होगा। जैसे मैंने कहा, माई इनिशियल सैलरी वॉज 3000 रुपीज फॉर मंथ। जब मैंने 1996 में 1 महीना काम किया, उससे पहले मेरी सैलरी नाम की कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। जब मैंने 1 महीना काम किया, मैं रियल वर्क का एक ऑब्जेक्ट हूँ, तो मेरी सैलरी नाम की एक प्रॉपर्टी पैदा हुई और उसमें उन्होंने इनिशियल वैल्यू 3000 डाल के तब मुझे वो सैलरी दी। प्रॉपर्टी के पैदा होते ही उसमें उन्होंने 3000 डाल दिया और मुझे दी, और तब से लेके अब तक मेरी सैलरी दिन दुगनी रात चौगनी से तरक्की कर रही है। अब वो मॉडिफाई हो रही है, मैं उससे दोबारा इनिशियलाइज नहीं कराऊंगा। पागल नहीं हूँ कि दोबारा 3000 पे चला जाए। हाँ, अब मैं जब टपक जाऊंगा, दूसरा जन्म लूंगा, फिर से 1 महीना काम करूंगा और तब कहीं मेरी सैलरी जाके दोबारा इनिशियलाइज होगी। याद रखना हमेशा। ठीक है साहब। तो इनिशियलाइजेशन ऑब्जेक्ट की लाइफ साइकिल में सिर्फ एक बार होता है, और आपको मैंने साबित करके दिखाया कि रियल लाइफ में ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिन्हें फैक्ट्री के अंदर बनाते वक्त ही उनकी प्रॉपर्टीज में हमें कुछ वैल्यूज बना डालनी पड़ती है। और ऐसा ही सेम होता है सॉफ्टवेयर में, जब उन्हीं प्रोडक्ट को, उन्हीं ऑब्जेक्ट को मैनेज करने का हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो उनकी क्लासेस का ऑब्जेक्ट बनाते वक्त ही, क्योंकि प्रॉपर्टीज आर रिप्रेजेंटेड वाया डाटा मेंबर्स, तो उनके डाटा मेंबर्स में हमें कुछ वैल्यू डालनी होती है, और इन्हीं वैल्यूज को हम इनिशियल वैल्यू कहते हैं। और ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? इनिशियलाइजेशन। दिस इज नोन एज इनिशियलाइजेशन। ठीक, आगे बात समझ में। अब मैं आपको एक और एग्जांपल से ऑब्जेक्ट के इनिशियलाइजेशन की नीड पैदा करके दिखाता हूं। अभी तो एक तो दे ही दिया अच्छे से, और फिर देखेंगे इसको इंप्लीमेंट करने का तरीका, कंस्ट्रक्टर बना तो बना कैसे। अभी तो सिर्फ हमने ऑब्जेक्ट के इनिशियलाइजेशन की नीड पैदा करी है और वो प्रॉब्लम पैदा करी। दैट्स इट। चलिए अब एक और एग्जांपल से मैं इस चीज को साबित करूंगा, ऑब्जेक्ट के इनिशियलाइजेशन। ठीक, चलो देखो, आप सब जानते हैं, क्या जानते हैं कि जब आप कॉलेज में पढ़ते हैं तो आपके कॉलेज में, आप मान लेते हैं एक टीसीएस कंपनी आई। ठीक है साहब, आपके कॉलेज में एक टीसीएस कंपनी आई और 7 सेमेस्टर में उसने आपके कॉलेज से 50 स्टूडेंट को रिक्रूट कर लिया और उन बच्चों की सारी डिटेल एक पेपर पे लिखी, और फिर आपको जब आपका फाइनल सेमेस्टर खत्म हो जाता है, फिर कंपनी के ऑफर लेटर, ज्वाइनिंग लेटर वगैरह आपको मिलते हैं, सो दैट आप कंपनी को ज्वाइन कर लेते हो बेटे। ऐसा होता है। तो एक कॉलेज में कंपनी आई, मान लिया टीसीएस, और उसने वहां पर 50 बच्चों को रिक्रूट कर लिया और उनकी डिटेल एक पेपर पे लिख के वो कंपनी के जो प्रोफेशनल्स थे वो कंपनी में वापस आ गए। वापस आके वो कंपनी के एचआर मैनेजर को लिस्ट दे देते हैं और कहते हैं, सर वो जो एम्प्लॉय को मैनेज करने वाला सॉफ्टवेयर है हमारी कंपनी में, एचआर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम का एचआर का सॉफ्टवेयर, उसके थ्रू उन सारे बच्चों की डिटेल्स जाके डाटाबेस में ऐड कर दीजिए, और जब हम कहेंगे तब आप उन्हें ऑफर लेटर और ज्वाइनिंग लेटर भेज दीजिएगा। ठीक है सर। अब वो जो हमारा लैपटॉप में क्या करते हो भाई, चालू लैपटॉप क्यों नहीं चालू करो? ठीक है, ये देखो चार्जर में कर रहा हूँ। ठीक है, लैपटॉप चार्ज।
बैटरी डाउन हो रही है, एक सेकेंड है। चल गया। हाँ जी साहब, सुनिए अब हमारी कहानी। मान लिया अब वो जो एचआर मैनेजर है बेटा, उसको एक सॉफ्टवेयर दिया गया है जिसके अंदर ऐसे एक ऐड नाम का मेन्यू है, ऐड एम्प्लॉय। वो इस पे क्लिक करता है और इस तरीके से एक जीयूआई क्रिएट हो जाता है, एक फॉर्म एक खुल जाती है, एक विंडो इस तरीके से, जहां पे उसे एक एम्प्लॉय का नाम लेना है, ऐसे एक एम्प्लॉय का एड्रेस लेना है, उसकी सैलरी लेनी है, और उसके बाद लास्ट में एक बटन भी है उसके पास जिसमें सबमिट लिखा हुआ है, लाइक दिस, जिसमें सबमिट लिखा हुआ है। तो अब इस एचआर मैनेजर में ऐड पे क्लिक करता है, ये विंडो खुल जाती है, इसमें सारी इंफॉर्मेशन डालता है, सबमिट करता है, डाटा में चला जाता है, फिर क्लिक मारता है, फिर से विंडो खुलती है दूसरे एम्प्लॉय के लिए। ऐसे मान लिया उसने 10 एम्प्लॉय के स्टूडेंट के रिकॉर्ड अपने डाटाबेस में डाल दिए, और जब उसने डाल दिए 10, तो उसने एक पॉइंट नोटिस किया कि ये जो मैं बार बार सैलरी एंटर कर रहा हूँ, सारे के सारे मेरे जो एम्प्लॉय हैं, जो स्टूडेंट हैं, इनकी सबकी इनिशियल सैलरी 15,000 रुपए है, ठीक। और ये सैलरी मुझे बार बार एंट्री करनी पड़ रही है। कुछ ऐसा हो जाए जैसे ही मैं ऐड पे क्लिक मारूं, पहले से ही यहाँ पे 15,000 लिखा हुआ आ जाए, मुझे बार बार यार ये एंट्री ना करने पड़े, क्योंकि ये सबके लिए इनिशियली सेम है। बाद में तो जो जितनी मेहनत करेगा सबकी सैलरी उसी हिसाब से वेरी करती चली जाएगी, बट इनिशियल सैलरी सबकी सेम है, ठीक। तो उसके दिमाग में ये आइडिया आया कि काश कुछ ऐसा हो जाए, मैं इस ऐड पे क्लिक मारूं, ये विंडो खुले और सैलरी पहले से लिखी हुई आ जाए, ठीक है। तो उसने ये रिक्वेस्ट अपनी दी अपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम को, कंपनी की। तो कंपनी की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम ने कहा ठीक है सर, हमें एक दिन का टाइम दीजिए, हम अपना कोड देख के आपको बताएंगे कि ये चीज पॉसिबल है या नहीं है, हम आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो उन्होंने अपना कोड देखा, उस कोड में क्या था, वो पहले न्यू से एक ऑब्जेक्ट बनाते थे इस एम्प्लॉय क्लास का जो उन्होंने बना रखी थी, और उसके बाद उस ऑब्जेक्ट के लिए ये जीयूआई खोल लेते थे, फिर इससे डेटा लेके उसके डाटा मेंबर में कॉपी मार देते थे, जिससे डेटा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ जाता था, और फिर आप उसके ऊपर सारी मैनिपुलेशन करके उसे बाद में डाटाबेस में सेव कर सकते थे। तो पहले न्यू ऑब्जेक्ट बना लिया एक एम्प्लॉय क्लास का बढ़िया सा, फिर उसके लिए जीयूआई खोल दिया, फिर उसमें सारी वैल्यूज ली और उसके डाटा मेंबर में लेके इन्हें कॉपी कर दिया। तो उन्होंने कहा अगर कुछ ऐसा कर दें, ऑब्जेक्ट के बनते वक्त ही हम उसकी सैलरी में 15,000 डाल दें, और जब ये जीयूआई ओपन करें तो वो 15,000 उस डब्बे में यहां से शो कर दें, तो हम अपने एचआर मैनेजर की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। यानी कि ऑब्जेक्ट के बनते वक्त ही उसके डाटा मेंबर में हमें वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो यहां फिर से जरूरत पड़ी ऑब्जेक्ट के बनते वक्त ही उसके डाटा मेंबर में वैल्यू डालना, दैट इज व्हाट ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना। तो रिक्वायरमेंट आई कि अगर हम किसी तरीके से ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर दें तो फिर हम अपने एचआर मैनेजर की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। अब सुनते जाना कहानी बढ़िया सी। अब रिक्वायरमेंट तो आ गई, अब ये काम करें तो कैसे करें, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करना था। तो उन्होंने एक पॉइंट देखा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आपने किसी टास्क को परफॉर्म करने का कोई भी कोड लिखना है,
तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या UPS कहता है दैट कोड मस्ट बी रिटर्न इन अ सम फंक्शन, वो क्लास के किसी ना किसी फंक्शन में लिखना होगा, क्योंकि क्लास के अंदर डायरेक्ट सिर्फ दो ही चीजें आती हैं, डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। उसके अलावा क्लास में कुछ भी टास्क करने का कोड अगर आपने लिखना है तो वो क्लास के किसी ना किसी फंक्शन में लिखना पड़ेगा, ऐसा रूल है, ऐसा कहती है और UPS हमें ऐसा कहता है। ठीक है, आई हमारी बात समझ में सबको अच्छे से। तो उन्हें क्लास के किसी ना किसी फंक्शन के अंदर ही उसके ऑब्जेक्ट के पैदा होते ही उसके डाटा मेंबर में वैल्यू डालने का कोड लिखना होगा और कोई ऑप्शन ही नहीं, क्योंकि आप डायरेक्ट क्लास में सिर्फ दो ही चीजें कर सकते हैं, एक डाटा मेंबर डिफाइन कर सकते हैं और उसके मेंबर फंक्शन। उसके अलावा कुछ भी टास्क आपने क्लास में परफॉर्म करना है तो उस टास्क का कोड यू हैव टू राइट विद इन सम फंक्शन ऑफ अ क्लास। तो उन्हें यह मालूम था। अब वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम जरा इसको करने की कोशिश कर रही है कुछ इस तरह से, ध्यान से सुनो। क्लास ने बनाई EMP, लिया उसका डेटा मेंबर ले लिया इंटीजर सैलरी लाइक दिस, और उसके बाद यहां पे एक नॉर्मल क्लास का फंक्शन बना दिया गेट, और जिसके अंदर जब भी ये चलेगा इस सैलरी में डाल दिया, मान लिया 15,000, कुछ इस तरह से। ठीक, लेकिन जब वो क्लास के इस नॉर्मल फंक्शन के थ्रू इस डेटा मेंबर में वैल्यू डालने की कोशिश करने लगे तो उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल ही नहीं हो पाई। उनकी रिक्वायरमेंट थी ऑब्जेक्ट के पैदा होते वक्त ही उसके डाटा मेंबर में कोई वैल्यू डालना, जबकि क्लास का ये जो नॉर्मल फंक्शन है ये ऑब्जेक्ट के पैदा होने के बहुत बाद में चलता है, यानी कि ये चलता है आफ्टर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। हमें रिक्वायरमेंट थी व्हाइल क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, इस फंक्शन की तो कोई गारंटी भी नहीं चले ना चले, अगर इसे एक्सप्लिसिटली कॉल करेंगे तो चलेगा और इसे कॉल नहीं करेंगे तो ये नहीं चलेगा। और तीसरी प्रॉब्लम, ये फंक्शन तो क्लास में 1000 बार कॉल किया जा सकता है, इसका मतलब तो इनिशियलाइजेशन 1000 बार हो जाएगा, जबकि हमने कहा था इनिशियलाइजेशन तो ऑब्जेक्ट की लाइफ साइकिल में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार होता है। इनिशियलाइजेशन तो ऑब्जेक्ट की लाइफ साइकिल में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार होता है। आ गई हमारी कहानी समझ में सबको अच्छे से? ठीक है जनाब, मतलब इस नॉर्मल फंक्शन से उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही। जो वो चाहते थे कि ऑब्जेक्ट के पैदा होते ही उसके डाटा मेंबर में कुछ वैल्यू आ जाए, और इस फंक्शन के बाहर जाके वो लिख नहीं सकते। इसमें लिखते हैं तो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, ये तो फंस गए भाई बीच में। इसके बाहर जाएंगे तो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती, इसके अंदर लिखते हैं, इसके बाहर लिख नहीं सकते, इसमें लिखते हैं तो रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है। क्या करें साहब? तो इन्होंने भी वही किया जो हम कर रहे हैं इतने सालों से। भाई देखो, हम एग्जांपल देते हैं बढ़िया सा कि हम सब लोग जीन्स पहनते हैं, जीन्स में हम सारे लोग सुंदर सुंदर दिखते हैं, स्मार्ट स्मार्ट जिसे कहते हैं आप लोग इंग्लिश में, मगर होता वो कुछ और ही है। चलिए खैर, तो जीन्स पहनना बहुत जरूरी है क्योंकि जीन्स पहन के हम सुंदर सुंदर दिखते हैं, ठीक है सना। बट कोई भी कंपनी आपकी हाइट के हिसाब से कभी भी कोई जीन्स नहीं बनाती। कोई भी कंपनी आपकी हाइट के हिसाब से कभी भी कोई जीन्स नहीं बनाती। अब क्या करें, आपके हाइट के हिसाब से तो कोई जीन्स आती ही नहीं, पर जीन्स पहनना भी बहुत जरूरी है। तो आप क्या करते हैं, कंपनी जिस हाइट की जीन्स बनाती है आप उसी हाइट की जीन्स खरीद लाते हैं और फिर उसे अपनी हाइट के हिसाब से ऑल्टर करवा लेते हैं। क्या करा लेते हैं? ऑल्टर। तो आपने ये ऐड तो जरूर सुना होगा, मास्टर जी पापा की पैंट 2 बिलान छोटी कर दो। तो ये तो तुमने जरूर सुना होगा, हर हालत में ये ऐड सुना होगा, ठीक है साहब। 5 स्टार का आता था बिल्कुल यही। तो आपने भी उसमें क्या किया, ऑल्ट्रेशन, क्योंकि जीन्स पहनना बहुत जरूरी था तो आपने उसे अपनी हाइट के हिसाब से ऑल्टर करवा लिया। द सेम थिंग इज डन हियर। तो इन्होंने कहा इस फंक्शन के बाहर जाके तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो क्यों ना हम इस फंक्शन को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑल्टर कर लेते हैं, इसमें चेंजेस कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाहर जाके तो कोड कर ही नहीं सकते थे। तभी तो मैंने आपको डेफिनेशन क्या लिखवाई
कि कंस्ट्रक्टर्स आर द स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास। कंस्ट्रक्टर्स आर द स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास which are used to initialize an object, which are special member function of a class, जो क्लास के स्पेशल मेंबर फंक्शन हैं। अब आ गई हमारी बात समझ में। वो नॉर्मल नहीं है बेटा, क्यों? क्योंकि इसमें नॉर्मल फंक्शन से हट के थोड़े से चेंजेस किए गए ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए। अब वो क्या क्या चेंजेस किएगा, बस वहीं से हमारे सारे रूल निकलते आते हैं। तो अब आपको समझ में आ गई। अब मुझे बताने क्या क्या रूल्स बनाए गए, कैसे इन्हें स्पेशल बनाया गया, क्या क्या इसमें ऑल्ट्रेशन किया गया, जिससे कि इस नॉर्मल फंक्शन को कंस्ट्रक्टर का रूप दे दिया गया और हम अपने ऑब्जेक्ट को इससे सक्सेसफुली इनिशियलाइज करा पाए, जिससे कि अब जब भी रियल वर्ल्ड का कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो पैदा होते वक्त ही उसके डाटा में कोई वैल्यू आ जाए और तब कहीं जाके उसका पहला रेफरेंस हमारे हाथों में पहुंचे। ठीक साहब? तो अब बस वो ऑल्ट्रेशन वाली कहानी मैंने आपको अच्छे से सुनानी है। ठीक, तो चलिए फिर, अब फिलहाल तो टाइम हो गया, तो 2 मिनट में तो नहीं हो पाएगा, तो कल यहां से कहानी शुरू करेंगे। तो इन्होंने कैसे हमारी क्लास के नॉर्मल फंक्शन में क्या क्या ऑल्ट्रेशन किए और इसे कंस्ट्रक्टर का रूप दे दिया, और जिसकी हेल्प से इन्होंने ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करवा लिया। ठीक, चलो कल मिलते हैं आपसे आगे की कहानी के साथ। ठीक है जनाब, चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू थैंक यू सर। ओके बेटा।